नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। पहाड़ समाचार में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अवैध बाजार पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर भर में 17 में से 15 बाजारें हटाई गई है। अवैध कब्जे पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बयान भी दिया। वन मंत्री ने कहा है कि अवैध तरीके से अगर जमीन पर कब्जा किया जाएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध निर्माण को लेकर एक्शन में धामी सरकार लगातार नजर आ रही है। अधिकारियों को सीएम धामी ने कड़े निर्देश दिए हैं और तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर देहरादून से हम आपको बता रहे हैं। वन विभाग की सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से जो मजार बनाई गई थी उन पर प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की। शहर भर में 17 में से 15 मजारें हटाई गई है। अवैध कब्जे पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बड़ा बयान भी दिया है। वन विभाग की जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुबोध उनियाल ने अपने बयान में कहा। अवैध निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि एक्शन में लगातार प्रदेश सरकार है और अधिकारियों को भी सीएम धामी ने कड़े निर्देश दिए हैं। तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध बाजारों पर प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई यहां नजर आई। शहर भर में 17 में से 15 मजारें हटाई गई, लेकिन बड़ा सवाल ये कि अवैध तरीके से मजार बनाई किसने थी। मैंने आपसे कहा ना कि धार्मिक किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं है। किसी तरह की भी धार्मिक अगर अतिक्रमण होगा धार्मिक गतिविधियों को लेकर तो उस पर सख्ती से निपटा जाएगा। देखिए, जो भी अतिक्रमण है या जो भी इस प्रकार की गतिविधियां हैं जो अपराध की श्रेणी में आता है, जिसको चाहे हम धर्मांतरण की बात करें, अतिक्रमण करें या अवैध रूप से कब्जे की बात करें, तो उन सब पर कार्रवाई होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र जसीला हमारे साथ सीधे लाइव कनेक्ट हो गए हैं। ज्यादा जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। सुरेंद्र, अवैध बाजार पर प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई, किसने बनाई थी ये मजारें, पूरी खबर बताइए। देखिए, फॉरेस्ट की लैंड पे जो भी इंक्रोचमेंट हुआ है, जो भी अतिक्रमण हुआ है, चाहे वो धार्मिक हो, व्यावसायिक हो, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, उन सभी को हटाया जाएगा। और पूरा इसके लिए एक डेटा मांगा गया था और 17 में से 15 जो मजार हैं वो पिछले कुछ दिनों पहले हटाई गई हैं। अब ये मजारें किसने बनाई, क्या बनाई, इसकी जानकारी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि फॉरेस्ट की लैंड पर जो बनाई गई थी उन सभी को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। डेटा पूरे स्टेट से मंगाया गया है, डेटा कंपाइल किया जा रहा है और पहले चरण में देहरादून के अंदर आने वाली जो 17 अवैध मजार थी इनको फॉरेस्ट लैंड से हटाया गया है। और बाकायदा मुख्यमंत्री ने भी इसके लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि अवैध मजारें जो होंगी या अवैध कोई भी धार्मिक रूप से ही अतिक्रमण क्यों ना हो, उसे हटाया जाएगा। और यही बात फॉरेस्ट मिनिस्टर ने भी कही है, तो इसलिए फॉरेस्ट ने अब ये डेटा कलेक्शन शुरू कर दिया है और 15 फिलहाल शुरुआत में 15 जो मजार अवैध तरीके से बनाई गई थी इनको हटाया गया है। बिल्कुल, तत्काल प्रभाव से अवैध तरीके से जहां अतिक्रमण किया गया सुरेंद्र, वहां से इस अतिक्रमण को हटाने की कवायद लगातार जारी है। और कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज, उससे जुड़ी कोई जानकारी जो उस पर एक्शन होना अभी है? देखिए, बिल्कुल फॉरेस्ट ने डेटा कंपाइल करने के लिए पूरे स्टेट में अधिकारियों से कहा है और जब डेटा आएगा तो उसको चिन्हीकरण किया जाएगा। और क्योंकि फॉरेस्ट लैंड का मामला है, फॉरेस्ट लैंड पे इंक्रोचमेंट हो रहा है, तो फॉरेस्ट के अधिकारी ही इस पूरे चिन्हीकरण को बता पाएंगे कि आखिरकार कहां पर अवैध मजारें हैं, कहां पर नोटिफिकेशन के बाद ये मजारें बनाई गई, इलीगल तरीके से बनाई गई, कब्जा किया गया, तो उन सबको हटाया जाएगा। लेकिन इसमें किसी एक धर्म विशेष की बातें नहीं है। इसमें बहुत सारे धर्मों के अलग अलग जो अपने धार्मिक स्थल हैं वो बनाए गए हैं, इसलिए पूरा डेटा फिलहाल कलेक्ट करने की कोशिश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है। बिल्कुल, अभी डेटा कलेक्ट किया जाएगा, लेकिन जिस दौरान ये इंक्रोचमेंट हो रही थी, अवैध तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा था, उस दौरान आखिर क्या कुछ कर रहा था वन विभाग, इस पर भी एक सवाल खड़ा उठता है। देखिए, बिल्कुल सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार उस समय वन विभाग कर क्या रहा था जब ये बन रहे थे।
चलिए सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अभी 17 में से 15 मजारें ऐसी है जिन पर से अवैध तरीके से अतिक्रमण जो था उन मजारों को हटाया गया है। शहर भर में 17 में से 15 मजारें हटाई गई है। अवैध कब्जे पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि अगर सरकारी जमीन पर अवैध तरह से कब्जा किया जाएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रुड़की से अगली खबर, अतिक्रमण को लेकर एक्शन में रेलवे विभाग है। अशोकनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई नजर आई है। रेलवे की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद रही है। इस वक्त की बड़ी खबर रुड़की से, अतिक्रमण को लेकर एक्शन में रेलवे विभाग यहां नजर आया। अशोकनगर में पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। रेलवे की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की उस दौरान मौजूदगी रही जब रेलवे की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया था और उसी दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अतिक्रमण को लेकर लगातार एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है और रेलवे विभाग भी आज एक्शन में नजर आया जब अशोकनगर में पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की। रेलवे की जमीन थी जिसको कब्जा मुक्त कराया गया है और इस दौरान बड़ी तादाद में यहां पर पुलिस फोर्स की भी मौजूदगी थी। तो अतिक्रमण को लेकर एक्शन में रेलवे विभाग की ये कार्रवाई रुड़की में आज नजर आई। तो मतलब काफी समय से था जो है, इसको आज हमने रेल की जमीन पे जो अनऑथराइज इस तरह का एनक्रोचमेंट था उसको पूरा हटवा रहे हैं और रेल की जो बाउंड्री लाइन है, सीमा है, उस पर अपना जो है ना बाउंड्री स्टोन लगवा रहे हैं। नोटिस तो इनको कई बार दिया लेकिन ये लोग सुनते नहीं थे। अब ये कार्रवाई करने में हम लोग मजबूर हुए जो है कि अपना रेल की जमीन को खाली कराना, एक इंच रेल की जमीन छुड़ा लेनी इन लोगों से। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए। दीपक, रेलवे विभाग की एक बड़ी कार्रवाई, अशोकनगर में पुलिस ने रेलवे की जमीन को कब्जा मुक्त कराया, पूरी खबर बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से रेलवे की जो जमीन है उस पर जो स्थानीय लोग हैं, बाहरी लोग हैं, रेलवे विभाग के लोग नहीं है, अन्य जो स्थानीय लोग हैं उनका काफी लंबे समय से कब्जा था। रेलवे विभाग द्वारा जो है इनको पूर्व में कई बार नोटिस दिए गए हैं कि आप इस जगह को स्वयं ही खाली कर दे, कब्जा मुक्त कर दे, लेकिन रेलवे के नोटिस के मिलने के बाद भी इन लोगों ने जो है प्रॉपर्टी से कब्जा नहीं हटाया था, जिसके चलते आज मुरादाबाद मंडल के जो अधिकारी थे वो रुड़की पहुंचे और रुड़की पहुंचकर उन्होंने पुलिस प्रशासन से सहयोग की मांग की और पुलिस प्रशासन ने भी उनका सहयोग किया। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार पूर्व में जब अतिक्रमण हटाने कोई टीम जाती है तो कई बार छुटपुट या बड़ी हिंसा हो सकती है। उसके चलते रेलवे विभाग के अधिकारी नहीं चाहते थे कि अतिक्रमण जब हटाया जाए तो कोई हिंसा किसी तरीके से आम जन से या स्थानीय लोगों से कोई इस तरीके की चीजें देखने को मिले। इसी के चलते भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस फोर्स जो था वो जो रेलवे की जमीन थी उसको कब्जा मुक्त कराया गया है और आने वाले समय में भी अधिकारियों का कहना है कि समय समय पर इस तरह की जो कार्रवाई है वो चलती रहेगी, क्योंकि जो रेलवे की जमीन लोगों ने कब्जा रखी है उसे खाली कराया जाएगा। जी शुक्रिया दीपक आपको तमाम जानकारी के लिए। तो सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त आज करवाया गया है। रेलवे विभाग की तरफ से ये कार्रवाई की गई। बड़ी तादाद में उस दौरान पुलिसकर्मियों के वहां पर मौजूदगी थी। देहरादून से अगली खबर, जहां एयरपोर्ट को जाने वाले धन्यारी ओवरब्रिज पर दरार आई है। सड़क पर दरार आने से यातायात बाधित हुआ। सड़क निर्माण पर भी सवाल उठे हैं और सियासत तेज अब इस पे लगातार होती हुई नजर आ रही है। निर्माण कार्य को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है और लगातार सरकार पर हमला बोल रही है। दरअसल एयरपोर्ट को जाने वाली धन्यारी ओवरब्रिज पर जो दरार आई, सड़क पर दरार आने के बाद यातायात बाधित हो गया और उसी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। उस दौरान की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं। ये यातायात भी यहां पर बाधित हुआ था जब दरार आई। सड़क निर्माण पर भी सवाल उठे हैं, सियासत भी तेज हो गई है। निर्माण कार्य को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर यहां नजर आ रही है। धन्यारी ओवरब्रिज पर जब दरार आई तो उस दौरान कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया और सरकार को आड़े हाथों। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, सड़क पर जो दरार आई उस दौरान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया इस मुद्दे को लेकर। सड़क पर दरार आने की वजह से यातायात जो प्रभावित हुआ, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो उसको लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और सरकार पर हमला बोला है। ये सरकार बताए हमें कि इन मौतों का कौन जवाबदेह होगा। जो एक्सीडेंट होते हैं, जो दुर्घटनाएं घटती हैं,
कौन इनको जो है आगे लाएगा, कौन उनको सजा देगा, उन अधिकारियों को कौन सजा देगा। कई बार हम लोगों ने जो है जिला पंचायत में बातें उठाई है कि ये पुल जो गिर रहे हैं इनकी देखरेख कौन करेगा, लेकिन आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार जब तक वो हमें ठीक करना है, उस पुल को बनाना है, तब ध्यान नहीं देगी। जब कोई दुर्घटना घट जाएगी तब उस पर ध्यान देगी। आज जैसे ही पता चला, मैं तो कहूंगा कि देर रात में हमें पता चला, देर रात में ही मैंने ईएनसी को स्पष्ट निर्देश दिए कि एज अर्ली एज पॉसिबल वो जाएं, जाके खुद देखें और देख के हमें तथ्यात्मक रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराएं। और अगर उसके बाद अगर लगता है कि किसका दोष है, दोष पाया जाता है, तो उस संबंध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हरिद्वार से बड़ी खबर, पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्या पर मुकदमे से जुड़ी यह खबर है। पीड़ित ड्राइवर का धारा 164 के तहत कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया है। आज भी घंटों हिरासत में रहे विनोद आर्या, सूत्रों के हवाले से खबर है। और पुलिस विनोद आर्या को कल गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि यह पूरी खबर सूत्रों से हमें मिल रही है। हरिद्वार से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्या पर मुकदमा जो दर्ज कराया गया है, उसी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए। तुषार, बताइए क्या जानकारी आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से जो विनोद आर्या है पूर्व राज्य मंत्री, उन पर जिस तरह से गंभीर आरोप लगे हैं, उसके बाद आज जो पीड़ित ड्राइवर है उसके कोर्ट में बयान लिए गए और कुछ ऐसा सुनने में आया है कि पहले उसने सर दर्द का एक बहाना बनाया, करीब 4-5 घंटे बाद फिर वो दोबारा आया और उसने वहां पर बयान दिए हैं। इस मौके पर ये सूत्रों के मुताबिक से ये खबर आई है कि इस वक्त पूरे वक्त विनोद आर्या को भी पुलिस ने हिरासत में ले रखा था कि अगर उसके विनोद आर्या के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत मिलेंगे तो उसे तुरंत वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो प्रतिलिपि है, कोर्ट का जो कॉपी है, वो पुलिस को नहीं मिली, जिसके कारण आज कार्रवाई नहीं हो पाई है। वहीं अगर कल पुख्ता सबूत पुलिस को मिलेंगे, अगर कार्रवाई, अगर उसमें किस तरह की अगर बातें लिखी होंगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है सूत्रों के हिसाब से कि जो ड्राइवर था वो उसने वहां पर कुछ जो अपने बयान है उसे भी पलटा है और उसके बाद तमाम तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही है। वहीं बात की जाए कल की, तो कल ये सामने हो सकता है कि विनोद आर्या की कल गिरफ्तारी भी हो सकती है और साथ साथ या तो आप बता रहे हैं कि जो ड्राइवर है अपने बयानों से वो पलटा है। कहाँ पलटी मारी है उसने? जो आरोप लगाए थे उन आरोपों से ही पलट गया है अब? जी, जो आरोप लगाए हैं वो उनसे थोड़ा पहले वो हिचकिचा रहा था ये बोलने में, क्योंकि उसने 5 घंटे का ब्रेक लिया है और वो क्या बहाना मार रहा था कि उसके सर पे दर्द है। और जिसके बाद कोर्ट में उसके बयान कुछ दर्ज किए हैं और कुछ में ये हो रहा है कि वो कुछ में पलट चुका है। लेकिन ये कल बात सामने आ जाएगी जब पुलिस के पास जो बयान की कॉपी आएगी, उसके बाद जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी और अगर उसमें ये सबूत पक्के होंगे कि विनोद आर्या की गिरफ्तारी होगी तो कल वो गिरफ्तारी हो भी सकती है। जी ठीक है तुषार, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। बेटे के बाद अब पिता पर मुसीबत, बुरे फंसे पूर्व मंत्री जी। विनोद आर्या पर ड्राइवर का बड़ा आरोप। अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य जहां हत्या के आरोप में जेल में बंद है, वहीं उसके पिता और पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल विनोद आर्य पर उनके ही एक ड्राइवर ने कुकर्म की कोशिश और एक्सीडेंट करवाने का आरोप लगाया है। वहीं आरोप लगते ही विनोद आर्य फरार बताए जा रहे हैं। मैं ड्राइवर की जॉब के लिए ये पूर्व राज्य मंत्री छुटोपुर का में रहने वाला हूँ। पूर्व राज्य मंत्री ये हमारे विनोद आर्य जी हैं, जिनका लड़का पुलकित आर्य है, वो अंकिता भंडारी केस में जेल है, वो अलग मामला है। भैया मेरा मामला जो है वो ये है कि ये उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। किसने? ये डॉक्टर विनोद आर्य, पूर्व राज्य मंत्री, ज्वालापुर आर्यनगर में रहते हैं। हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या के पिता और साथ साथ पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्या पर गंभीर आरोप लगे हैं और ये आरोप
कुकर्म करने की कोशिश पे लगे हैं। अभी हम विनोद आर्या के घर के पास हैं और इस फिलहाल उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। जो उनके परिजन हैं वो कह रहे हैं कि विनोद आर्या जो है वो शहर से बाहर है। इस बीच पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने पूर्व मंत्री जी के खिलाफ कई मामलों में केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। एक व्यक्ति द्वारा शिकायत प्रकोष्ठ में एक रजिस्टर्ड डाक द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया था। जब वह थाने पहुंचा तो उसमें पढ़ने के बाद पता चला कि उसमें संगीन धाराएं बन रही है और उन धाराओं के परिप्रेक्ष्य में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 377, 307, 504, 506 आईपीसी अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया, विवेचना प्रचलित है। के दौरान अगर जो वारदात हुई है उसकी पुष्टि होगी तो संबंधित धाराओं में अगर गिरफ्तारी बनेगी तो गिरफ्तारी की जाएगी। पहले बेटे और अब खुद पर लगे आरोपों के बाद आने वाले वक्त में विनोद आर्या की परेशानी और बढ़ सकती है। पुलिस प्रशासन के सख्त एक्शन के बीच जल्द उनकी गिरफ्तारी के भी कयास लगाए जा रहे हैं। करने की कोशिश साथ साथ जान से मारने की कोशिश भी विनोद आर्या द्वारा की गई है और इसका आरोप सहारनपुर के छुटमलपुर के रहने वाले एक निवासी ने की है और साथ साथ ये जो मामला है ज्वालापुर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब पुलिस जांच पर जुड़ गई है। तुषार गुप्ता, न्यूज़ स्टेट, हरिद्वार। और शिक्षकों की भर्ती का रास्ता अब साफ हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। प्रदेश में शिक्षकों के 2648 पदों पर अब भर्ती होगी। एनआईओएस से डीएलएड शिक्षकों के मामले में ये सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सितंबर 2022 के फैसले पर रोक लगाई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अब शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। जो हाईकोर्ट ने 2022 में आदेश दिया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और प्रदेश में शिक्षकों के 2648 पदों पर अब भर्ती होगी। एनआईओएस से डीएलएड शिक्षकों के मामले में ये सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सितंबर 2022 के फैसले पर रोक लगाई है और यहां पर शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो रहा है। और पहाड़ से जुड़ी हर खबर लगातार जारी है। फिलहाल रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के